प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम 7 जनवरी को जो सेट के 2 पेपर आयोजित हुए थे उनके आंसर की का सटीक और स्पष्ट विश्लेषण करेंगे। साथियों, ये ना तो राजस्थान की जीके है ना इंडिया की जीके है। जो हम विश्लेषण करेंगे वो सेट में आने वाले मैथमेटिक्स के पेपर की करेंगे, क्योंकि ये लगातार 2-3 दिनों तक पारियों में पेपर हो रहा है। इस सेट ग्रेजुएशन लेवल के बाद में एक सेट सेकेंडरी लेवल का होगा, उसमें मैथमेटिक्स की क्या स्थिति रहेगी इस पेपर से हमें उसका भी पता चल जाएगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये पता करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक के सवाल आ रहे हैं, और उन सवाल जब ये टॉपिक्स के आ रहे हैं तो क्या क्या आंसर होंगे, कौन से टॉपिक्स को बोर्ड क्लियर कवर कर रहा है। देखो, सबसे पहले सवाल आया, ये सवाल है, आप इसको ध्यान से देखोगे तो औसत, जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ वो आप नोट कर लो। औसत का ये टॉपिक है। किसका टॉपिक है? औसत का टॉपिक है। आप देखो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में अगला सवाल ये जो आया आपके त्रिभुज काउंट करने का आया है, और उसके बाद में जो अगला सवाल आया ये देखो प्रतिशत से जुड़ा हुआ सवाल है। इसके बाद में ये जो आया आपके अंकित मूल्य मान लो, लाभ हानि मान लो, उससे जुड़ा हुआ सवाल आया है। उसके बाद में फिर ये रीजनिंग का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, इसके मैं शॉर्ट ट्रिक्स बता दूंगा आपको। जल दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। इसके अलावा फिर देखो ये आय की तुलना कर रहा है, ये भी अनुपात समानुपात का सवाल है। उसके बाद में ये चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। ये फिर जल प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब का सवाल है। ये त्रिभुजों की तुलना करवा रहा है। ये औसत का सवाल है। ये ब्याज से रिलेटेड सवाल है। ये भी प्रतिशत से जुड़ा हुआ सवाल है। फिर ये अनुपात समानुपात का सवाल है। इस प्रकार हमारे ये सवाल आए हैं। अब इन सवाल को हम पीछे से जाएंगे, उससे की तुलना में यहीं से करना प्रारंभ कर देते हैं। देखो साथियों, प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले तो कोई भी गणित का सवाल आता है उसको बड़े गहराई से पढ़ना है। पढ़ने के अलावा सबसे पहले तो आपको कार्य ये करना है कि उसका डायरेक्ट मेथड से नहीं को करके एक नॉर्मल मेथड से आंसर निकालने का प्रयास करो। उसके बाद में अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स आती है तो बात ठीक, उसके बाद में जब लास्ट हथियार रहता है वो आपका ऑप्शन रहता है। लेकिन मैं आपको ऑप्शन में इतना तरजीह नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? कि मेरा कार्य आपको लाइन टू लाइन पढ़ाने का। देखो, ये कह रहा है एक राशि है 35-50, उसको एक्स वाई और जेड में विभाजित करना है। जब हमें एक्स वाई और जेड में विभाजित करना है तो क्या कर लेते हैं हम, ये लिख लेते हैं। ये लो सा लिख लिया। ये बहुत अच्छी बात कर रहा है। इस राशि को ऐसे विभाजित करना है कि आपके जो एक्स का हिस्सा आता है उसका 3 गुना करते हो। कितना गुना करते हो? 3 गुना। जो भी राशि आती है मान लेते हैं वो राशि एम मान लेते हैं, उसका 3 गुना करते हो। और जब वाई का कितना गुना करते हो? 5 गुना। उस राशि का मनी, मनी लिख रहा हूं। और आपको जेड का कितना गुना करते हो? 7 गुना। ये कह रहा है इस 35-50 के इस प्रकार के आप टुकड़े करो। टुकड़े भले ही अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनका ये टुकड़े करने के बाद में जब इन राशियों को, एक को 3 गुना, इसको 5 गुना, इसको 7 गुना करो तो ये सभी क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। अब देखो, ये सवाल बहुत अच्छा है, कई बच्चों को समस्या आती है। हमें क्या करना है, ये सवाल बोल रहा है कि बराबर आने चाहिए, तो सबसे पहले अनुपात समानुपात से जो रिलेटेड सवाल आता है, हमारी प्राथमिक ड्यूटी ये रहती है कि हम उसका एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। आप इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम ले लेना। अगर एलसीएम हम किसी नंबर्स के नहीं लेते हैं तो एक सिस्टम ये होता है, अगर 1/2, 1/3 और 1/4, इन 3 संख्याओं का अगर आपको एलसीएम लेना है तो तीनों संख्याओं को आप एक साथ ले सकते हो। एलसीएम लेने की झंझट खत्म। और जब इसको सरल करोगे तो आप 2 का उपयोग नहीं करोगे, इन 3 और 4 का उपयोग करोगे, यहाँ 12। जब इसको सरल करोगे तो 3 का उपयोग नहीं करोगे, 2 और 4 को आप मल्टीप्लाई करके 8 करोगे। और जब इसको सरल करोगे तो आप इसका यूज नहीं करोगे, इन 2 को आपको सरल करना है। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो, मुझे बताओ 3 को मुझे किससे गुणा करना है? 7 और 5 को। किससे गुणा करना है? 7 और 5। तो मैं यहां लिख देता हूं 5 गुणा 7 गुणा 3। अब मुझे 5 को किससे गुणा करना है? 5 को गुणा करना 3 और 7 से। अब मुझे 7 को किससे गुणा करना है? 7 को मुझे किससे गुणा करना है? 7 को गुणा करना है मुझे 3 और 5 से। अब हमने किस किस संख्या से, देखो, इस 7 को हमने इससे गुणा किया, इस 5 को हमने इससे गुणा किया, और इस 3 को हमने इससे गुणा किया। जिस नंबर से आप गुणा कर रहे हो वो यहां लिख दो, 35, 21
और ये 15। अब हमें किसकी राशि पूछ रहा है, ये राशि पूछ रहा है x की, तो ये x का हिस्सा है। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो इन तीनों को जोड़ दो और तीनों को आप एडिशन करोगे तो 72 1 आएगा। कितना आएगा? 71। अब आपको x का निकालना, तो बताओ x का कितना आया? 35, 71 और 35-50 का अनुपात में आपको विभाजित करना है। तो इसकी टेबल का आप यूज कर लो। कितनी बार आएगा? ये शायद 5 बार आएगा। और यह कितना आ गया? 50। जब इन दोनों को आप एक दूसरे से कट करोगे तो ये इधर 50 आ जाएगा। अब क्या करना, आपको 35 को किससे गुणा करना है? 50 से। और 35 से 50 को गुणा करोगे तो आपका x का मान कितना आएगा? 1750। ये तो जो भी पेपर वाले ने किया है, जिसका पेपर है, लेकिन इसका उत्तर आएगा ये। अब आपको इसी प्रकार y का ज्ञात कर सकते हो और इसी प्रकार z का ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। y का और z का आपको ज्ञात करना है। मैंने आपको बेसिक टू बेसिक कराने का कार्य किया है कि जब भी प्रश्न आता है तो हमें उस राशि को बराबर करना पड़ता है, और बराबर करने के लिए ये तो बराबर हो गई, लेकिन इसके लिए हमें चेक करना है कि हमने किस किस राशि से इसको मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद में इनका अनुपात समानुपात निकाल कर सरल करना। बहुत अच्छा सवाल है और 1 नंबर सवाल है। ये आने वाली परीक्षा में भी आपके लिए आ सकता है। आगे वाला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। ये कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है? 6000। इसमें पुरुषों की संख्या कितनी है? 8% की वृद्धि हो रही है, महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि हो रही है, और उसके बाद में जनसंख्या कितनी हो जाती है? 6500। इस सवाल को देखो, ये जनसंख्या बता रहा है 6500, लेकिन इसको हम पूरी विधि से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो वृद्धि हम मान कर लेंगे, ठीक है, कि भाई x में 8% की वृद्धि है और y में 10% की वृद्धि है। ये पहले 6000 जनसंख्या थी, अब कितनी हो रही? 6500। वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन ये पूछ रहा है महिलाओं की संख्या, और जब महिलाओं की संख्या पूछ रहा है तो महिलाओं की में 10% की वृद्धि करा रहा है। आप मुझे बताओ, एक भी इनमें ऐसा ऑप्शन है क्या जिनमें 10% की वृद्धि होने पर वो बराबर व्यवस्थित हो सकती है? कोई भी नहीं हो सकती। किसी के भी डबल जीरो नहीं आ सकता अगर 10% की वृद्धि निकाले तो, सिवाय 1000 का। अगर आप 10% निकालते हो तो ये बनता है 100, और 100 में 1000 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1100। तो आपके महिलाओं की संख्या 1100। आप यहाँ चेक कर लो, जब महिला की संख्या 1000 हुई प्रारंभ में, तो पुरुष की संख्या कितनी होगी? 5000। इसका आप 10% निकालोगे कितना आएगा? 100। तो कितनी होगी? 1100। इसका आप जब 8% निकालोगे, पुरुष की 8% की बात कर रहा है, तो 400। तो ये कितना हो गया? 5400। और इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6500। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके कितना आएगा? 6000। इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा? कस्बे की महिलाओं की संख्या। तो अब ये देख लो, आप देखो वर्तमान में तो ये 6500 जब जनसंख्या हो जाएगी तब तो कस्बों की महिलाओं की संख्या 1100 रहेगी। कितनी रहेगी? 1100। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये पूछता आपको कि प्रारंभ में बताओ महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो प्रारंभ में 1000 होती, अभी वर्तमान में महिलाओं की संख्या कितनी है? 1100। बहुत अच्छा सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल भी आप कह सकते हो। ये सेकेंडरी लेवल का इंपॉर्टेंट है, उसी लेवल का सवाल है, क्योंकि जब ग्रेजुएशन लेवल में इस प्रकार के सवाल आए तो सेकेंडरी लेवल में आने की उम्मीद। देखो, एक होता है सरल ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। आप इस चीज को भली भांति जानते हो। चक्रवृद्धि ब्याज एक सीरीज में बढ़ता है, लेकिन सरल ब्याज है वो एकदम सीधे तरीके से बढ़ता है। मतलब 1 साल में 10 हो गया तो 10 और बढ़ेगा तो 20 हो जाएगा, 20 में 10 और बढ़ेगा तो 30 बढ़ जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज एक रेट से बढ़ता है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि एक राशि का 4 वर्ष में 1120। देखो ध्यान से सुनना इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है। 4 वर्ष में इसका ब्याज कितना, पूरी राशि कितनी होगी? 1100 वर्ष। उसके बाद में बता रहा है कि 5 वर्ष में कितनी होगी? 1200। आप खुद दिमाग लगाओ, जब सेट का एग्जाम दे रहे हो, 4 वर्ष में 1120 और 5 वर्ष में 1200, तो मुझे बताओ 1 वर्ष में कितना बढ़ा? 1200 में से 1180 घटाओगे तभी 1 वर्ष का निकलेगा ना भाई। 5 में से आप 4 घटाओगे, 1200 में 1100, तो बताओ 1 वर्ष में कितना बढ़ा? 80। अब ये 4 वर्ष में आपको मूलधन सही दे रहा है, तो मुझे बताओ अगर कोई ब्याज 1 वर्ष में 80 बढ़ रहा है तो 4 वर्ष में कितना होगा? 320। ये तो ब्याज है, और हमारी पूरी राशि कितनी थी? 1120, और 1120 में ब्याज घटाओगे तो बताओ मूलधन हमारा कितना आएगा? कितना आएगा? 900।
ऐसा कैसा आप 5 वर्ष का भी चेक कर लेना, भले कोई समस्या नहीं रहेगी। देख लो आप, 1 वर्ष में 80 है तो 5 वर्ष में कितना होगा, 80 को 5 से गुणा करोगे 400, ठीक है नहीं। और इसमें से देख लेना 832, सॉरी, हाँ ठीक है ना। तो इस प्रकार जो मूलधन होगा वो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। तो इसका मूलधन कितना रहेगा, ये आ जाएगा, सॉरी 900 नहीं रहेगा, मैं बाकी करने में गलती कर रहा हूं लगातार। तो देखो ये 320 आया, कितना आया 320। तो आप क्या करोगे, जो 1120 है उनमें से 300 घटाओगे तो हमारे कितना आएगा 800। और इसी प्रकार जब 5 साल का देखोगे तो 400 आएगा, और ये 1200 में 400 घटाओगे तो आपके कितना आएगा 800। तो आप मुझे बताओ इसका आंसर कितना आएगा 800। मैं इस पर इसलिए ध्यान दे रहा हूँ कि जो जिसने भी किया ना उसने निशान लगा दिया, मेरा ध्यान इस पर चला गया, इसलिए मैंने सोचा ये। तो इसका रियल आंसर कितना आएगा 800। कैसे आएगा ये भी हमने किया है। अगर कंफ्यूज हुआ आपको तो मैं एक बार थोड़ा सा और इसको वापस सरल करा देता हूँ। भाई ये 1 वर्ष में 80 बटा 4 वर्ष में 320, और 1120 में से 320 आप घटाओगे तो आपके 800 रह जाएगा। और 1 वर्ष में 80 है तो 5 वर्ष में ये हो जाएगा 400, और 1200 में जब 400 घटाओगे तो कितना आएगा 800। हमारा आंसर क्या आएगा सी। इस प्रकार मैथमेटिक्स के सवाल हो रहे हैं। आगे का सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। ये कह रहा है जब भी 3 संख्या देवे तो अपन x1 मान लेते। ये कह रहा है कि 3 संख्या है, आप सब जानते हो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब हम औसत पढ़ रहे हैं तो औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये आपको पता होना चाहिए। ये योग कर रहे हैं अपन, और 3 संख्याओं के योग कर रहे हैं तो 3 नीचे लिख दिया, इनका औसत कितना आ गया 15। ठीक है, ये किताब वाला कह रहा है। दूसरी लाइन किताब वाला क्या कह रहा है, और अंतिम 3, तो ये 4 संख्याएं बता रहा है, तो अंतिम 3 होगी 2, 3 और 4, इनका भी ये योग कर रहा है, और योग करने के बाद में ये कह रहा है इनका औसत कितना आ रहा है 16। अब आगे देखो, हमें इनका x1 x2 x3 की वैल्यू निकालते हैं। तो आप सब जानते हो ये 3 इधर गुणा होने के लिए चला जाएगा, तो 15 से 3 गुणा होने पर कितना आएगा 45। इसी प्रकार यहां आप देखोगे तो x2 प्लस x3, और ये किताब वाला कह रहा है कि अंतिम संख्या कितनी है, यहां लिख देता हूं 19, और ये 3 इधर जाएगा, तो आपको पता है 16 को 3 से आपको मल्टीप्लाई करना है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। ये तो ऐसा कैसा रह जाएगा, इसको हम थोड़ा आगे सरल कर देते हैं। तो x2 प्लस x3, 16 को 3 से गुणा मल्टीप्लाई किया 48, और ये आ गया 19। भाई ये संख्या इधर से इधर जाएगी, प्लस की माइनस हो गई, और x2 प्लस x3, 48 में से आप 19 घटाओगे तो कितना आएगा, साइड 29 आएगा। कितना आएगा 29। ये इसका मान है। अब किताब वाला आपको कह रहा है प्रथम संख्या ज्ञात करो, ये ज्ञात करो। तो ये 2 संख्या कहाँ है, ये दी हुई, इसका आंसर ये लिख दो। तो x1 प्लस 29 बराबर 45, क्योंकि इन दोनों का मान है ये। तो x1 बराबर आ जाएगा 45 माइनस 29, शायद आंसर कितना आएगा 16। कितना आएगा 16, और इसका आंसर कितना आ गया 16। बोलो बात समझ में आएगी नहीं। बहुत अच्छा सवाल है। अब आपको जो मैं सवाल करा रहा हूँ वही सवाल रिपीट हो रहे हैं, तो आपको आने वाले समय एग्जाम आएंगे उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। बहुत अच्छा सवाल है ये। 2 समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। तो सबसे पहले जब समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है तो ये पहला समबाहु त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज। अब आपको इनका क्षेत्रफल का पता होना चाहिए, ये होता है। हुआ कि नहीं हुआ। अब ये बता रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, 36:5। अब अनुपात तो 5 है, 36:5 वो तो लिख लेंगे, लेकिन इससे पहले देखो जब इनकी तुलना करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, इधर भी भुजा स्क्वायर बचेगा, इधर भी। तो ये कह रहा है कि इन दोनों का अनुपात ये है, या बराबर कर दो, सॉरी 36:25। अब मुझे बताओ भुजा स्क्वायर का मान ये है, तो भुजा का मान कितना आएगा 6, और इसमें कितना आएगा 5।
अब आगे ये परिमाप का पूछ रहा है। परिमाप का मतलब होता है तीन भुजाओं का योग, त्रिभुजा और त्रिभुजा। तो 3 से 3 कट गया, भुजा 6 आ गई, ये कितना आ गया 5। हाँ, इसका उत्तर ये भी आपको कंफ्यूजन करने के लिए ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। क्यों दे रहा है कि ये सरलीकरण के तरीके हैं। जैसे आपने पावड़ा बोल दिया 3 का, कितनी बार है 6 बार। इसमें कितना बोल दिया 3 का, तो 5 बार। ये सरलीकरण के तरीके। ये नहीं आ सकता, ये आ सकता है, क्योंकि 3 भुजा दे रहा है, 3 भुजा का योग ये हो सकता है। तो इसका उत्तर आएगा ये। इसके परिमाप का क्या अनुपात होगा? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत अच्छे सवाल हैं, इन सवालों को आपको अच्छे से पढ़ना है। अब देखो, ये सवाल मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना है। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, एक ऐसा तरीका बता दूंगा जो आपके लिए रामबाण सूत्र। देखो, एक तो होता है दर्पण प्रतिबिंब और एक होता है जल प्रतिबिंब। आपको एक चीज ध्यान रखनी, मान लो आपका कागज है ये, ठीक है, और इस कागज का आपको जब दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो आपके पास परीक्षा में पेपर होता है, उस पर लिखो राम, जैसे मैंने राम लिख दी। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जो यहां पेपर है, जैसे मान लो ये वाला, इसको बस इस प्रकार पीछे देखना है ताकि ये लाइन यहां आ जाए। जब आप इसको पीछे करके देखोगे तो ये यहां आ जानी चाहिए एकदम पीछा, और स्ट्रेट होने के बाद में आप देखोगे एम पहले आ जाएगा, ए बाद में आएगा, ये साइड आर ऐसे आएगा। ये जो बनेगा ये दर्पण प्रतिबिंब, मतलब पेपर को पीछे घुमाना है आपको। और जब जल प्रतिबिंब की आप बात करते हो, ये पेपर आता है, यहां आपने राम लिख दिया, तो आपको क्या करना है, इस पेपर को ऐसे कैसे फोल्ड कर देना, बीच में से, एकदम बीच में से फोल्ड कर देना है और एकदम लाइन खींच दे। जैसे अपन नोट फोल्ड करते हैं ना, वैसे फोल्ड करोगे तो यहाँ नीचे जो आकृति बनेगी, ऊपर रगड़ना, जो नीचे बनेगी वो तो बनेगी जल प्रतिबिंब, और जो पीछे बनेगी वो बनेगी दर्पण प्रतिबिंब। आप एक दो एग्जाम्पल करके देखना, कभी भी जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब का आपके जीवन में सवाल गलत नहीं हो सकता है। जल को नीचे देखना, आपको चिपका कर उसको थोड़ा ऊपर से रगड़ देना, या जो भी वर्ड है वो बन जाएंगे। आपने कभी पानी में खड़े होकर देखा होगा कि आपकी आकृति जब बनती है तो किस प्रकार बनती है, आप उसको रियलाइज करना कि आपके पैर पहले दिखाई देते हैं और सर आपका नीचे दिखाई देता है। ये जो ऊपर वाला सर है ना, ये एकदम नीचे दिखाई देता है और पैर टू पैर टच में मिलते हैं। इसी प्रकार जब आप देखोगे एकदम घुमाकर, तो आपको इसको आसानी से पता चल जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। अब देखो, इस सवाल को करना आपको आना चाहिए, ये सवाल आगे भी आने की उम्मीद है। सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति निश्चित राशि पर 5% की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच के अंतर ये। देखो, साधारण ब्याज कम होता है, चक्रवृद्धि ब्याज अधिक होता है, कोई दिक्कत नहीं, अंतर बता रहा है आपको। परीक्षा में ये डिलीट भी आप आधार बनाकर कर सकते हो कि इसका अंतर ये नहीं आता, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से जुड़ा हुआ था। चलो कोई नहीं, जैसे भी सवाल आता है, आया है तो हम इसको अपने हिसाब से सॉल्व करते हैं। देखो भैया, ऐसा है, जब इनका अंतर दे रहा है, हमें मूलधन पता नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मूलधन मानना पड़ेगा। मान लेते हैं मूलधन कितना है 100, ठीक है, ये माना है आपने, ये ध्यान रखना लास्ट तक। अब जब मूलधन ये 100 माना आपने, तो चक्रवृद्धि ब्याज का आप सूत्र जानते हो, मूलधन गुणा 100 प्लस दर बटा 100 की घात समय माइनस मूलधन। मूलधन कितना माना आपने 100, गुणा दर कितनी है आपकी 5, नीचे कितना है 100, घात कितनी है 2, माइनस कितना है मूलधन। अब 100 को 5 से गुणा करोगे तो यहाँ सरल करो आप, 100 गुणा 105 गुणा 105, ये 2 बार इसलिए लिखा कि घात कितनी है 2, और आपका समय बच जाए, ये इससे ये कट गया। आप इसको आगे भी सरल कर दोगे, और आगे इसको जब आप सरल करोगे तो ये 20 बार कटेगा, तो ये 21 बार, फिर ये 4 बार, तो ये फिर 21 बार। 21 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे 441 अपॉन 4 माइनस के 100, और इसको जब आप सरल करोगे तो 4 एलसीएम आएगा, और ये आंसर आएगा आपका 41/4। ये ध्यान रखना, ये आया चक्रवृद्धि ब्याज, कितना आया 41/4। अब मूल, आप साधारण ब्याज की बात करते हैं, साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा हुआ क्या होता है 100। तो मूलधन हो गया 100,
दर 5 समय 2 और बटावा 100। 100 से 100 कट गया, बचा 10। अब ध्यान से देखना, जब हमारा मूलधन था 100 रुपये, कितना था 100 रुपये, तब हमारे चक्रवर्ती ब्याज ये आया, साधारण ब्याज ये। अब ये कह रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना है 25। तो ये हो गया 41/4 माइनस 10। आप इसका एलसीएम निकालोगे तो इसका आंसर आएगा 1/4। क्या आएगा? अब आपका क्या प्रश्न कह रहा है कि हमारा जब मूलधन था 100, कितना था? ध्यान से सुनना इस चीज को, इसीलिए मैं वापस करा रहा हूं इसके लिए। जब मूलधन 100 था तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर आया 4। कितना आया? 4 आया। ठीक है, देखो, ठीक है ना। या फिर आप इसको कहते हो 1/4 हमारा अंतर कब आया? जब मूलधन कितना था 100। मान लो हमारा अंतर 25 आता है, यही पूछ रहा है, तो हमारा मूलधन क्या होगा? तो इसका मूलधन, तब मूलधन होगा x। क्या होगा? x। और x के लिए जब हम सरल करेंगे, यहाँ मैं एक बार बता रहा हूं, तो आपका ये सवाल होगा, जब x मूलधन होगा तो ये सवाल होगा, देखो 100 गुणा 25, और यहाँ जो पहले 1/4 रखा है वो ऊपर चला जाएगा, उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, दिया जाएगा 1। और इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 100, और 100 को 100 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 10,000। कितना आएगा? 10,000। तो आपका जहाँ ऑप्शन में 10,000 उत्तर है, ये रहा। इसको आपको लास्ट वाली लाइन को बड़े ही थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये इसकी तुलना करवा रहा है, और ये आप अभ्यास करोगे तब ये चीज़ समझ में आएगी। ऐसे आसानी से समझ में मुझे नहीं लगता कि आएगी। ये इतना कठिन सवाल नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। अनुपात समानुपात, ये कह रहा है कि ए, बी और सी 3 जनों की आय की ये तुलना कर रहा है, ये लिख दिया भाई। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है ये ए की आय बी की आय से तुलना कर रहा है, सी की आय बी की आय से तुलना कर रहा है। तो बी को ये आधार मान रहा है, तो हम बी को मान लेते हैं x। ये कह रहा है ए की आय बी की आय की कितनी गुणा? 3/5 गुणा, ये x मान लिया। और सी की आय बी की आय की कितनी है? 6/5 गुणा, मान लिया। ये हमारा सेंट्रलाइज है, इसका आधार है। अब क्वेश्चन देखो घुमाया इसने, क्या है? तो सी की आय और ए की आय का अनुपात। अगर आपको ए और सी का पूछता तो यहां लिख देते ए 3/5 और 6/5। ये 5 से 5 हो गए, 3 का पावड़ा बोल लगे तो आप 1:2 आता। देखो ये उत्तर किसका आता? जब ए और सी का। लेकिन आपको ये पूछ रहा है C/1, तो उल्टा हो जाएगा। बोलो क्या आंसर आएगा? 2/1। बच्चों को ये सवाल आ जाता है, लेकिन सवाल आने के बाद में वो ढंग से पढ़ता नहीं है, इसलिए वो क्या उत्तर गलत कर देता है। इसका उत्तर क्या आएगा? 2:1। क्या आएगा? 2:1 आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इस प्रकार ये सवाल होगा। अब ये आगे था जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। अभी कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया है कि देखो ये इसीलिए कह रहा है कि जब दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो आपको इस प्रकार का चित्र होता है। कोई भी लिख दो आप, एस लिख दो या आर लिख दो, ये आप लिखते हो तो इसमें क्या करना, आपको पीछे पेपर को घुमाना है और आप ये देखोगे ऐसा बना हुआ आएगा या कैसा भी बना हुआ आएगा, वो तो होगा दर्पण प्रतिबिंब। और जब जल प्रतिबिंब की बात आई तो पेपर को बराबर, जैसे यहाँ नाम लिखा है ना, तो यहाँ से फोल्ड करके यहाँ ऊपर इसके स्क्रैच करोगे यहाँ, तो यहाँ कुछ ना कुछ बनेगा, वो होगा जल प्रतिबिंब। और इसमें लगातार सेट में जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब के सवाल आ रहे हैं, तो आपके आगे में आने की उम्मीद रहेगी। ये ध्यान रखने आप रीजनिंग के सवाल। अगला बहुत अच्छा सवाल है। ये कह रहा है व्यापारी कुर्सी के अंकित मूल्य में एक तो 20% और 10% की छूट देता है। देखो ये अगर चाहता तो 30% एक साथ ही लिख देता, लेकिन ये कह रहा है कि 20% और 30% की अलग अलग छूट की बात कर रहा है। पहले 20% की कर्म से देखो कहीं ना कहीं लिखा, ये कर्म से मतलब कर्म से। और इसका देखो कुर्सी का मूल्य 2,000 रुपये, हमें कर्म से पहले 20% की छूट देनी है, पर वो कई जने मानते नहीं, 10% की छूट और दे, इसको कर्म से देनी है ना कि एक साथ देनी। तो जो 2,000 का आप 20% निकालोगे तो आप जानते हो कितना होता है? 400।
तो हमारे लिए यहाँ पर मूलधन अब राशि कितनी हो गई 1600। अब आपको इस 1600 पर 10% की छूट और देनी है, तो जो 1600 पर 10% की छूट दोगे कितनी आएगी 160, और उसके बाद में आपका आंसर आएगा 1440। अगर आप डायरेक्ट 30% की छूट देते तो ये आता, लेकिन ये कर्म से बोल रहा है इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये उत्तर आएगा। बहुत अच्छा सवाल है। हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सबसे पहले उसने उत्तर ए ही दिया इसीलिए ताकि आप कहीं ना कहीं अटको, और अटकाने का काम है, पेपर इसीलिए बनता है। और पेपर सेटर की मुख्य जो ड्यूटी होती है वो यही होती है कि बच्चों को किसी न किसी प्रकार से भ्रमित किया। ये बहुत अच्छा सवाल है, और आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि ये मैंने एक प्रतिशत का वीडियो बनाया था, उसमें से ये सवाल आया है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। देखो ये कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, ठीक है भाई, लड़ लिया, अच्छी बात है। उनमें से एक को कुल डाले गए मतों का कितना मत प्राप्त हुआ, ये कह रहा है कुल मानो कि वोट कितने पड़े x मान लेते हैं, और इसको जो जीता उसको वोट मिले इसके 65%। तो मुझे बताओ इसको कितने मिलेंगे 35%। और ये बता रहा कि कोई भी मत अमान्य घोषित नहीं किया गया, तो मुझे बताओ इसको वोट कितने मिलेंगे 35% मिलेंगे। लेकिन ये कह रहा है और वो 420 मतों से जीता है, मतलब इसको ये जीत गया, कितने वोटों से जीता 420। लेकिन ये कह रहा है कि इसको वोट दूसरे वाले को 35 मिले और इसको 65 मिले। लेकिन अगर 65 और 35 मिलते तब तो अंतर 30% आता, लेकिन ये कह रहा है 420, मतलब इसके वोटों में 35% में इसने 420 की सेंधमारी कर दी। वाह कि नहीं वाह भाई, इसमें सेंधमारी हुई ना, इसी में तो जुड़े वो वोट। तो आपको ये ध्यान रखना है, और 420 मतों से विजय ये हो गया, मतलब 420 वोट इसको ज़्यादा मिले, तो ये इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर अपन ने ये लगा दिया। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? भाई माइनस होता है, लेकिन हमें समीकरण को इक्वल करने के लिए इसमें इसके वोट इधर दे दिए, तब ये 35% हो गए, ये 65% हो गए। भाई ये इसको मिले, हमें कभी भी सवाल को सरल करना है तो इक्वेशन बराबर करने हैं। इसको 35% वोट मिले, लेकिन 420 इसको ज़्यादा मिले थे, तो हमने क्या कर दिया, इक्वेशन बराबर करने के लिए इसको पूरा 35% बनाने के लिए अब ये पूरा इसका 35% हो गया। अब आपको इसको सरल करना है, तो इसको 35 को आप इधर लाओगे तो x गुणा 65/100 माइनस x गुणा 35/100 बराबर 420। और ये दोनों जब सरल होंगे तो आप सब जानते हो कि इनमें से जो घटाओगे 65 और 35 में कितने रहेंगे, 30। तो ये हो जाएगा x गुणा 30/100 बराबर 420, और x बराबर ये हो जाएगा 420 गुणा 100, और ये नंबर इसके नीचे आ जाएंगे। आपको इनको काटना है, ये 5 बार आ जाएगा, 6 से कट रहा है, और ये 6 से कटेगा तो 70 आ जाएगा, और इनको जब आप काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा 20 बार। 70 और 20 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके कितना आएगा, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इस प्रकार ये सवाल होगा, और इस प्रकार ही हमें इस सवाल को करना है, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें से घटाओगे, ये माइनस करेगा तो ये उधर जाएगा, तो माइनस माइनस वैसे कट जाएगा, लेकिन आपके आंसर ये 1400 आने। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना, थोड़ा सा इसको माइंड लगा के देख कर पढ़ना, क्योंकि ये कन्फ्यूज करता है। आगे ये ट्राइंगल गिनवा रहा है, लेकिन ट्राइंगल लास्ट में गिनेंगे, उससे पहले एक सवाल ये कर देते हैं, लास्ट सवाल बहुत अच्छा सवाल है, औसत से रिलेटेड सवाल है, और कई बच्चे इसमें गलती कर देते हैं क्योंकि समझ नहीं पाते। ये कह रहा है कि सबसे पहले लिख रहा है हम शिक्षक को छोड़ दें, चलो छोड़ देंगे, लेकिन ये आगे सवाल कह रहा है, भाषा ऐसी है कि हमें जो कंफ्यूज करती है। ये कह रहा है कि 40 छात्र और एक शिक्षक, टोटल कितने हो गए 41। कक्षा की औसत आयु 40 छात्रों और एक की औसत आयु 0.5% कम हो जाती है यदि प्रारंभिक औसत 18 वर्ष से। भाई ये कह रहा है कि जब हम शिक्षक को छोड़ते हैं तो हमारी औसत आयु कम हो जाती है, लेकिन जब शिक्षक साथ रहता है तो हमारी औसत आयु कितनी होती है 18, और शिक्षक हम साथ छोड़ देते हैं तो हमारी औसत आयु कितनी हो जाती है 17.5। तो शिक्षक की आयु याद करनी, भाई हमने छोड़ा किसको है, शिक्षक को छोड़ा है, तो हमें जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो आप इसको भले ही देख लेना, ये लगभग 738 आएगा। कितना आएगा? 738। और इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 700, और इन दोनों में से आप जब घटाओगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 38। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? ये कह रहा है पहले 41 दिनों का औसत, तो औसत के लिए हम दोनों को गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल औसत योग कितना है। फिर ये गायब हो रहा है तो कर दो, तो 40 हो गई हमारे औसत आयु। 0.5 कम हो रही तो 18 थी, तो 18 से 17.5 हो गई। फिर हमारे 700 आ गया, और इन दोनों में से आप लेप्स करोगे तो 38 आ जाएगा। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, अब इसका क्या बेसिस होगा क्या नहीं होगा ये तो पता नहीं, लेकिन हमें किस प्रकार करना है ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इस सवाल को हमें जब भी करना है बिंदु टू बिंदु गिनना है। और किस प्रकार ये सवाल होता है, जैसे इन्होंने किया, लेकिन इन्होंने पूरे ट्राइंगल गिने नहीं, कुछ ट्राइंगल थे जो इनसे बाकी रह गए। हाँ 8 चाहे 12 2 14 जो भी गिने, लेकिन इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। देखो प्रयास करते हैं। मेरा तरीका जो मैं बता रहा हूँ, आपका तरीका क्या है वो मुझे आप बता देना। मैं जब भी ट्राइंगल गिनता हूँ बिंदु लगा देता हूँ ऐसे, लगा दिया। बिंदु लगाने के बाद में मैं चेक करता हूँ क्या 1 नंबर ट्राइंगल है, क्या 2 नंबर ट्राइंगल है, 3 4 नहीं, 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नहीं, 4 नंबर, 5 नंबर ट्राइंगल है, 6 नंबर भी ट्राइंगल है, 7 नंबर भी ट्राइंगल है, 8 भी ट्राइंगल है, 9 भी ट्राइंगल है, 10 भी ट्राइंगल है, और 11 भी ट्राइंगल। ये सारे त्रिभुज हुए कि नहीं हुए? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक एक बिंदु से कितने बने? 9। अब हम दो दो बिंदु से चेक करेंगे, क्या 1 और 2 ट्राइंगल है? नहीं। 2 और 3 है? नहीं। 3 और 4 है? नहीं। और 4 और ये है? नहीं। ये और ये नहीं। लेकिन 5 और 6 को देखो आप, बिल्कुल ये दोनों ट्राइंगल है। 6 और 7 नहीं है, 5 और 7 भी नहीं, 7 और 8 भी नहीं, लेकिन 8 और 9 है। देखो इधर चलेंगे, 8 और 9 ट्राइंगल, फिर आप देखो 9 और 10 ट्राइंगल, फिर आप देखो 10 और 11 ट्राइंगल, फिर आप देखो 11 और 8 ट्राइंगल। हुए कि नहीं हुए? उसके बाद में 11 और 2 को देखोगे तो ये ट्राइंगल नहीं बनेगा, ये 5 भुजा वाला बनेगा। तो दो दो बिंदुओं से कितने बने? 1 2 3 4 5। तो हमारे पास कितने ट्राइंगल बन गए? कितने बन गए? 5। अब आपको गिनना है 3 3 बिंदु से। 1 2 3 का नहीं बन रहा है, 2 3 4 का भी नहीं बन रहा है, 3 4 5 का भी नहीं बन रहा है, 4 5 6 का भी नहीं बन रहा है, 5 6 7 का भी नहीं बन रहा है। कम बना? नहीं बनेगा। 7 8 और 9 का देखो, ये देखो अंडरलाइन कर रहा हूँ, 7 8 9 का ये ट्राइंगल बन रहा है। तो ये मैंने लिख दिया 7 8 और 9 9। उसके बाद में आप देखो 3 3 बिंदु के, ये 7 8 9 के बन गया। उसके बाद में 8 9 10 का नहीं बन रहा है, 9 10 11 का भी नहीं बन रहा है, 10 11 और इसका भी नहीं बन रहा है। एक ट्राइंगल और बन रहा है, वो बन रहा है 8 11 और 2, ये देखो। तो ये लिख दिया मैंने 8 11 और 2। बोलो लिखा कि नहीं लिखा? उसके बाद में अगर ये लाइन आती तो बात अलग, और कोई ट्राइंगल मुझे तो लग नहीं रहा कि कोई है। अगर है तो आप देख लो, नहीं है तो जब आप इनको काउंट करोगे तो 9 + 5 + 2, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 9 और 5 14, 14 और 2 कितने हो गए? 16। इसका आंसर कितना हो गया? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं ऐसे ट्राइंगल फाइंड आउट करता है, आप कैसे करते हो जरूर मुझे बताना। ये हमारे सवाल थे। मैंने मैथमेटिक्स का चाहता तो बाकी लोग आंसर की जारी करते, वैसे मैं भी कर देता, लेकिन मैंने चाहा कि बच्चों को डाटा क्लियर होना चाहिए, भविष्य में इन फ्यूचर में कभी भी एग्जाम आए तो इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने हमें जुड़ा, समय दिया, ऐसे ही मैं आपको मैथ्स से रिलेटेड जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।